बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक बहुत पुरानी तस्वीर से। ये 1980 की तस्वीर है। सखर जेल में आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नज़र आ रही हैं और इस जेल के बाद फिर उनका जो जदोजहद का सफ़र है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और अपनी शहादत से कुछ अर्सा पहले तक वो आपको सड़कों पर नज़र आती थी, कभी इक़्तिदार के ईवानों में नज़र आती थी और इस दौरान में उनके खामद आसिफ अली जरदारी साहब कई मरतबा जेल गए और जब वो जेल जाती थी तो कई मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी दो बहनें भी अपनी वालदा के साथ होती थी। तो ये बिलावल साहब का जो सफ़र है ये बचपन से जवानी का ये सफ़र इसी तरह गुजरा है और ये कुछ माजी की तस्वीरी झलकियाँ हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और आज बिलावल साहब नैब में पेश हुए और आज उनके साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं थी बल्कि उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब थे और नैब के दफ्तर के बाहर जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने नैब को दबाव में लाने की कोशिश की है और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह के हथकंडों के ज़रिए नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद सईद गनी साहब, सिंध हुकूमत के वज़ीर बल्दियात, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आज नैब के सामने वहाँ ये ख़ुद भी मौजूद थे। जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर हैं और लाहौर में हमारे साथ पंजाब हुकूमत के सूबाई वज़ीर इत्तलात जनाब सैयद शमशान अली शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, सईद गनी साहब से अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। सईद गनी साहब, ये कोई जो कुछ भी आज हुआ ये आपके लिए नया तो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है आपके मुखालफिन की तरफ से कि ये आपने नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। सर, पहली बात तो ये है कि नैब कोई इतना मोतबर इदारा नहीं है कि वो सारी चीज़ें ठीक करा और हम खामोशी से बैठ के देखते रहें। नैब की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और अभी मैं असद मुनीर साहब के यहाँ से भी आया हूँ, वो भी सारी बातें उनकी मैंने सुनी हैं। उनकी वजह से एक अच्छा शख्स जो इस दुनिया से चला गया है। तो नैब जो कुछ कर रही है, अगर तो वो आइन कानून और उसूलों के मुताबिक होता, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होता, तो शायद ये बात होती है कि ठीक है, रूटीन की चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन अगर नैब का अपना करैक्टर ऐसा है कि उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, उससे सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, अपने सियासी मुखालफिन की ज़बान बंदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ये हम करेंगे। अगर मुखालफिन समझते हैं ये दबाव है, हम इससे ज़्यादा डालेंगे। और ये तो मैं बताऊँ आपको, ये तो कल रात में बैठा था, मुझे पता चला जी वो चेयरमैन साहब चले गए तो मैं खुद आ गया, मुझे तो नहीं कहा किसी ने आने के लिए। लेकिन अगर जिस दिन कहा पार्टी चेयरमैन ने कि जी नहीं फ़लाँ तारीख को आपने आना है, तो आज तो शायद कुछ हज़ार लोग थे, आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा लोग होंगे। और ये हम करते रहेंगे। हम सियासी लोग हैं, हमारी सियासी लीडरशिप को वहाँ बुलाया जाता है, उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और इस तरह अगर हम कहें जी वो जाने दें, नैब बड़ा मोतबर इदारा, हम चुप करके बैठ जाएं, तो ऐसे चुप करके तो नहीं बैठेंगे। जी शमशान बुखारी साहब, आपने सईद गनी साहब की बात सुनी है और आज ये कहते हैं जी कि बहुत से हमारे कारकुन गिरफ्तार भी हुए हैं तो उनकी रहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार कारकुन जल्द से जल्द रहा होंगे या नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हामिद, मुझे ये तो नहीं पता कि उनकी जराइम की संगीनी क्या है या उन्होंने क्या हरकत की है। क्या उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, वो तो पुलिस ने फ़ैसला करना है उनके जुर्म के मुताबिक, FIR के मुताबिक कि कब होंगे कब नहीं होंगे। लेकिन अर्ज़ ये है कि ये नैब का मोतबर अदारा कहना या ना कहना, ये नैब पैदावार ये बनाया गया नवाज़ शरीफ साहब ने इनिशियली एहतसाब ब्यूरो के नाम से उन्होंने बनाया। फिर जब इनकी और पीपल्स पार्टी की और नून की सुलह हो गई और वो बहुत गहरी सुलह हो गई और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी छोड़ भी गए बशमूल मेरे। तो मुझे आप ये बताएं कि उस वक़्त क्या नैब में इस्लाहत नहीं आ सकती थी बकौल इनके, या इस वक्त नैब में पीपल्स पार्टी के, PTI के, नून के, जनरल पब्लिक के क्या और लोग प्रोसिक्यूट नहीं हो रहे? तो ये किस तरह हम डिटर्मिन करें कि कौन सा केस ठीक है कौन सा केस गलत है? बात तो ये है कि जब इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी ऊपर होगी और ये कहना मेरे भाई का कि मोतबर इदारा नहीं है, अगर ये मोतबर इदारा नहीं है तो पिछली दफ़ा नून का और इनका बहुत अच्छा रिलेशन था, ये उसको और आज भी है, तो ये बड़ी अच्छी तरह उसको ख़त्म कर देते आइन में। क्यों नहीं इन्होंने किया? उस वक्त कौन सी सियासी चीज़ें हो रही थी? बात यह है कि इस वक्त तो ये नैब बता सकती है कि उसने कौन से सवाल इनसे किए हैं, कोई ओपन भी जो हो गए होंगे, और कौन से सवालों का इन्होंने जवाब देंगे। और बाद में नैब की इंक्वायरी ने ये फैसला करना है कि इस पर अब नैब जो है
वो किसी सूरत हुकूमत के अंडर तो है नहीं जो हुकूमत पे इसका इल्ज़ाम लगाया जाए। फिर ये है कि एक चीज़ से मुझे एतराज़ है कि ये जो सूबाइयत को हवा दी जा रही है, सूबाइयत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। जब भुट्टो साहब शहीद जीते थे तो उस वक़्त आप याद करें कि सिंध में वो हारे थे, पंजाब में वो जीते थे, हुकूमत बनी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो पंजाब ने साथ दिया वो मैं समझता हूँ कि तो जो मुल्क की पार्टी है उनको मुल्क की बात करनी चाहिए, बुखारी साहब की तो बात ही नहीं करनी बुखारी चाहिए। साहब अच्छा एक मैं और अर्ज करूँ, ये कह रहे जी बंदे ला रहे, बंदे 100 दफ़ा लाएं मगर सियासी जलसों पे लाएं। नैब को किसी ना दबाव में आना चाहिए, अगर ये इस तरह दबाव में लाना चाहते तो ये लाएं, उनको अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, सियासी जलसे इनका हक है, इनको डट के करने चाहिए। अच्छा, फैक्ट्स ये है कि 1997 का जो इलेक्शन था उसमें पीपल्स पार्टी को पंजाब से एक भी कौमी असम्बली की सीट नहीं लेने दी गई थी और उसी वक्त ये तासुर उभरा था कि पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद करने की कोशिश हो रही है। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब ये बताएं कि आज बहुत से जो सियासी मुबसरीन हैं उनका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी मुकदमात हैं, नैब ही के मुकदमात हैं, लेकिन आज पीपल्स पार्टी जो है वो जितने भी वर्कर के हैं, सईद गनी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हामिद साहब PTI के ख़िलाफ़ भी हैं। हाँ, सईद गनी साहब ने कहा कि 1000 थे या हज़ारों कह रहे हैं, लेकिन वो जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी ट्वीट जो है वो मैंने देखी है, वो कह रहे हैं कि आज पूरे 5 तांगों में पूरी पार्टी इस्तकबाल के लिए पहुंच गई। चोरी और सीना जोरी की मिसाल देकर वाज़े करना हो तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब का रवैया देख लें। लेकिन जो हुआ है वहाँ पे 100 से ज़्यादा तो उनके थानों में पड़े। हाँ चले, वो कह रहे हैं 100 से ज़्यादा तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन एक कुछ लोगों को ये तासुर ये मिला है कि पीपल्स पार्टी एक ही दिन में मुस्लिम लीग नून से बहुत आगे निकल गई। आज मैं हमेशा एक बात कहूँगा, एक तो चौधरी साहब का जो ट्वीट है उसके बारे में तो मुझे चौधरी साहब का जेलम का जलसा याद आ जाता है, जहाँ पे चौधरी साहब की कुर्सियाँ खाली थी और चौधरी साहब और इमरान खान इस स्टेज पे नज़र आ रहे थे। तो चौधरी साहब को वैसे ही आदमी कम नज़र आते हैं, अगर कम होंगे तो उनको ज़्यादा नज़र आते हैं, तो उनकी तो आप रेटिंग ले ही ना इस हवाले से। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है। ये जिस तरह इन्होंने भुट्टो साहब को इन सज़ाए मौत हुई, शहीद हो गए, उसके बाद ये जमात एक प्रोसेस से गुजरी है, ये बड़े पक्के हैं। इन्होंने वो लाहौर किले की कोड़े भी खाए, जेलें भी भुगती। इनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है एज अ सियासी जमात और इनके वर्कर्स की, चाहे वो 500 हैं चाहे वो 1000 हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता कि पीपल्स पार्टी जो है ये डंडे से या इन चीज़ों से घबराने वाली जमात है। एक चीज़ ज़रूर है जो कि अभी शमशाम साहब जिस तरह फरमा रहे थे, जो ज़रूर देखनी चाहिए कि नैब की जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप मुशर्रफ दौर से उठा के देख लें। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट नैब की पैदावार नहीं है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उस वक्त जो बनी, क्यू लीग, उसमें जो बैठे हुए लोग थे वो आर्म ट्विस्टिंग के बाद PMLQ में शामिल नहीं हुए थे? नहीं, लेकिन शमशाम साहब कह रहे हैं कि PTI वालों के खिलाफ भी तो मुकदमे हैं नैब के। नहीं, PTI वालों के खिलाफ तो जो मुकदमे जब बनते हैं तो DG नैब KP के ट्रांसफर हो जाता है ना, तो उसको तो ट्रांसफर कर दिया जाता है जब मुकदमा निपटाने लगता है। जो मुकदमे बनाने वाले हैं, जो मुकदमे जिस तरह बनाए जाते हैं, जब खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन जो है वो पकड़ने लगता है इनके वुज़रा को, तो वो एहतसाब ब्यूरो ही बंद हो जाता है। ये तो सारी इन्होंने एक मेरे ख्याल से लिप सर्विस के तौर पे जो ये केसेस बनाए हुए हैं PTI के लोगों के खिलाफ, अलीम खान मेरा मतलब है कि हमारे 3-4 सीनियर तरीन लोगों के खिलाफ मुकदमे, ये अलीम खान हो गए, बाबर रवान हो गए, ये भी अपने कुछ मसाइल की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि जो ये मशवरे ज़्यादा दे रहे थे उनको भी उसकी सजा मिली। अच्छा सईद गनी साहब ये बताएं कि आज बिलावल साहब ने नैब के सामने पेश होने से पहले एक कुछ अशार, बड़े इनकलाबी अशार उन्होंने ट्वीट किए हैं। मैं भी खाइफ नहीं तख्तायदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। मंसूर से अपने आप को मिला रहे हैं, तो क्या कोई आप तहरीक चलाने जा रहे हैं या सिर्फ क्योंकि अपने पे मुकदमा बना है तो कारकुनों को सड़कों पे ले आए आप? देखिए मीर साहब, बिलावल साहब को अब तो आपने भी इंटरव्यू किया है, आप भी मिलते हैं, बाकी भी मीडिया के कई दोस्त उनसे मिलते हैं और सब उनकी सलाहियतों के मोतरफ हैं। जब कोई नहीं मिलता था मैं उस वक्त भी कहता था कि बिलावल साहब को लोग समझ नहीं रहे हैं कि उसको अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब में जितनी बहादुरी थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में जितनी बहादुरी थी, उतनी ही बहादुरी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अंदर भी। आज वो गाड़ी के बोनट पे खड़े हो गए तकरीर करने। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी ये समझ रहे हैं कि ये 2-4 पेशियाँ करवा के इस तरह मुकदमे बना के उनकी ज़बानबंदी हो जाएगी या अपने उसूली मौक़िफ़ से हट जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। ये और ज़्यादा आगे जाएंगे।
ये लड़ने वाले आदमी हैं। तो ये जो शमशान बुखारी साहब कह रहे हैं कि आप सुबाइयत को हवा दे रहे हैं, देखिए ये तो अब मुझे नहीं समझ आती इन्होंने सुबाइयत की बात कहाँ से निकाली। अगर एक ज्यादती हो रही है हमारे साथ, देखिए अच्छा मैं जरा बात पूरी कर दूं फिर मैं आपको देखें, एक ज्यादती हो रही है, चलो सईद आप बोल लो, फिर मेरी सुन ले। ज्यादती का इजहार करना अगर सुबाइयत को हवा देना है तो ये कहते रहें। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आप मुझे कोई एक केस बता दें इस मुल्क की तारीख में जिसकी जुरिस्डिक्शन किसी एक सूबे में बनती हो, जिसका ट्रायल किसी और सूबे में हो, मुझे एक बता दें आप। जी बताएं जी शमशान बुखारी साहब, क्या ये वैलिड पॉइंट नहीं है कि केस जो है वो सिंध का है और ट्रायल आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं जो सईद साहब की बात से ये कहता हूँ, सुबाइयत की आप हर जगह देखें, हर जगह देखें, 2, 3, 4 दिन से इनकी तकरीर यहाँ से शुरू होती है। सिंध के वज़ीर आज़म को ये किया गया, फलान पंजाब को छोड़ा गया, वो किया गया, मतलब सिंध के बारे में। हालांकि मैं समझता हूँ कि इनका पंजाब उतना ही होना चाहिए जितना सिंध है, और हमारा सिंध उतना ही होना चाहिए जितना पंजाब है। हमें पाकिस्तानी होने की बात करनी चाहिए। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किस वक्त करते हैं जब इंडिया क्या करने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इनसे अगर ज़्यादती हो, खुदा न खास्ता जिसको ज़्यादती कहते हैं, तो ये ज़रूर बोलें सुबाइयत को और मुल्क की यूनिटी को बचाते हुए ये बोलें कि ये केस नाजायज़ है, ये केस गलत है। उसमें पिंडी का जिक्र करना, उसमें पंजाब का जिक्र करना, उसमें इस्लामाबाद का जिक्र करना मुनासिब नहीं है। अब जुरिस्डिक्शन की जो बात है, दे कैन गो टू द कोर्ट एंड उनको कहें जी कि क्या है, अगर उसका आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है तो इट्स फाइन, अगर नहीं इजाज़त देता तो उसको सिंध में सुन लेना चाहिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ज़रा मुझे एक मिनट और आइन के मुताबिक कह रहे हैं आप पिंडी का जिक्र ना किया करें। देखें बात यह है, अगर एक फैक्ट है जो बात मैं कर रहा हूं, अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो आप कह दें कि आप गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर पिंडी केस आया तो मैं पिंडी ना कहूं, मैं को शिकारपुर चला गया, शिकारपुर में ना चलो कराची में चलो, मैं ये क्यों भाई, मैं तो वो कहूंगा जो हुआ है। हम बता रहे हैं कि ज्यादती हुई, अगर मैं ये कहूं उसको इन्वर्टेड कॉमन में ये तो ना कहो कि सेशन कोर्ट में होना चाहिए था, जो होता है नहीं हुआ लाहौर हाई कोर्ट में बराह रास्त ट्रायल। वो मुझे एक और कोई केस बता दीजिए जिसका ट्रायल हाई कोर्ट ने बराह रास्त किया हो कत्ल के केस का। मुझे एक केस बताइए जिसमें जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई है, जिस तरह के वो आनते जुर्म की बुनियाद पर, कोई एक और केस मुझे बता दीजिए किसी को दी गई हो। अगर हम ये चीजें दोहराएं तो आप कहते हैं जी आप कहते हैं की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं। नहीं, सुबाइयत की बात आप कर रहे हैं, मगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की फांसी को कोई शरीफ आदमी नहीं मानता, वो जुल्म था। चलें ठीक है। अच्छा समझाना बता दूं, जो आज हो रहा है ना, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, आप नहीं कहेंगे कि आज भी ज्यादा। अच्छा बुखारी साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद सईद भाई, मेरा आपका एहतराम का रिश्ता है, मैं तो हकायक की बात कर रहा हूं यार। आपने खुद ही अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ये जो आज आपके साथ होते हुए भी एक बात मैं आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक चीज़ बतानी चाह रहा हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक मुकदमे का तफसीली फैसला जारी किया और उसमें झूठी गवाही के बारे में बड़ी अहम बातें की हैं। और आज के बाद उन्होंने ये डायरेक्शन दे दिया कि झूठी गवाही अगर किसी ने दी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये 31 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है और उन्होंने अपने फैसले में सूरह बकरा की आयत 42 का हवाला दिया और कहा है कि सच को झूठ में ना मिलाओ या ना सच छुपाओ जब तुम इसे जानते हो। एक हदीस का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा है। फिर आगे एक सूरह अन-नूर का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि आप किसी खातून पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। फिर आगे चल के कहा गया है कि आर्टिकल 189 के तहत ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ये तमाम दूसरी अदालतों के लिए वाजिबुल तामील होगा। और करार दिया है उन्होंने कि एक चीज़ में झूठा तमाम मामलात में झूठा है। आज से क्रिमिनल केसेस के फैसलों के असूलों में लाजमी असूल के तौर पे ये शामिल होगा और आज से मुल्क भर की तमाम अदालतों में ये नाफिजुल अमल होगा। तो अगर ये झूठी गवाही और झूठी एविडेंस जो है ये अगर तमाम अदालतों में इसको पेश करने वाला जो है उस पर अगर आइंदा से कार्रवाई होगी, उस पर मुकदमा बनेगा, उसको सजा होगी, तो मेरा ख्याल है बहुत से मसले हल हो सकते हैं। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने लिखा है, तो क्या आप नहीं समझते कि इस फैसले के बाद ये जो बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनते हैं, झूठे गवाह लेके आते हैं, तो ये प्रोसिक्यूशन और गवाह सारे ये जो हैं इनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा होगी? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ जी। और ये जो ऑफेंस है ये CRPC में झूठी FIR कराने वाले के ख़िलाफ़ एक बस एक थोड़ी सी मुख्तर सी कार्रवाई होती, कलंदरा बनता है
और बस। लेकिन जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, FIR होती है, उसकी पगड़ी उछाली जाती है, उस बेचारा अगर वो इज़्ज़तदार है तो मीडिया में उसके हवाले से खबरें लग जाती हैं, फिर उसको अदालतों में घसीटा जाता है और फिर आखिर में 10-15 साल बाद वो बरी उल ज़िम्मा हो जाता है। लेकिन उसके साथ जो कुछ करने वाले होते हैं, जो उस अमल में शामिल होते हैं, अगर उन लोगों को हम कुछ नहीं कहेंगे तो फिर जितनी फ्रिवलेस लिटिगेशन है, जितने फॉल्स एलिगेशंस हैं, जितनी फैब्रिकेटेड FIRs हैं, जितनी फोर्ज्ड FIRs हैं, ये सारे का सारा जो काम है ये रुकेगा नहीं। तो ये फैसला जो है, ये कानून तो पहले भी मौजूद था, मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अब तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन तो बहुत अच्छी बात है और खोसा साहब का तजर्बा है, क्योंकि फौजदारी और क्रिमिनल मैटर्स में उनकी बड़ी ये जो तजर्बा है। जो JITs बनाई जाती हैं उसमें जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मुख्तलिफ शख्सियात पे, अगर वो इल्ज़ाम सही साबित ना हो तो वो JIT पे भी फिर ये कार्रवाई होगी। यकीनी तौर पे जो उन्होंने फैसला दिया है कि झूठी गवाही, तो जब भी प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश होता है तो वो JIT के भी लोग, वाजिद ज़िया भी प्रोसिक्यूशन विटनेस थे। अब हम ये कहेंगे कि उन्होंने हमारे पहले तो आप ये साबित करें ना कि उन्होंने झूठ बोला। अब ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब देखें, जब ये आएगा, एक झूठी गवाही अलहदा है और एक नामुकम्मल गवाही अलहदा है। अब हम ये समझेंगे कि इसके ऊपर लॉ क्लैरिफाई होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि अगर एक बंदे ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया और उसके बाद उसने अपना चलान जमा करवा दिया, और चलान जमा करवा दिया, काम मुकम्मल नहीं है, लेकिन आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया है और बाद में पता लगा कि वो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को भी बिल्कुल इल्ज़ामदेह ठहराना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो ये जो नैब जितनी बदनाम हुई है, ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा। जी सईद गनी साहब, आपके ख्याल में ये जो आसिफ सईद खोसा साहब की जो जजमेंट आई है, इससे बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा उन तमाम लोगों को जो कहते हैं जी हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बने हुए हैं? मीर साहब, अल्लाह करे कि ये जजमेंट स्टैंड भी करे और इस पर लोग अमल भी करें। बदकिस्मती से हमारी अदालती तारीख़ में आपको बेशुमार मिसालें मिलेंगी कि एक फ़ैसला आता है, बड़ा शानदार होता है, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद एक और फ़ैसला आ जाता है जो बिल्कुल ही उससे मुतसादिम होता है। मुख्तलिफ फ़ैसले, मतलब आप 70वीं तरमीम, उसका जो 70वीं तरमीम का देखें तो आपको शायद मुख्तलिफ मिलेगा। जो मुशर्रफ ने की थी शायद 7वीं तरमीम थी, 8वीं थी, कौन सी थी एक जो थी, 8वीं थी शायद एक, हाँ, मुशर्रफ ने जो की थी 8वीं तरमीम जब चैलेंज हुई तो उसका फैसला बिल्कुल ही मुख्तलिफ आया। नहीं, वो 17वीं तरमीम, वो 17वीं, उसका फैसला बिल्कुल ही मुख्तलिफ आया। लेकिन जो 18th अमेंडमेंट का अलग किया गया उसका फैसला आप देखें किस तरह से हो रहा है। तो वो अदालतों में भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ एक ही जैसे इशूज़ होते हैं, फैसले मुख्तलिफ आ जाते हैं। तो अगर तो इस फैसले पर अमल दरामद हो जाना चाहिए, बल्कि मेरी ज़ाती राय में तो शायद कानून के मुताबिक तो इस किस्म के फैसले की ज़रूरत ही नहीं थी। जो आप गवाही देते हैं, ऑन ओथ देते हैं, एफिडेविट आप देते हैं, कलमा पढ़ के आप देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई आदमी झूठ बोलता है, ये तो जजमेंट इसीलिए दी गई है कि अदालत के सामने कलमा पढ़ के झूठ बोला जा रहा था। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, इसलिए फिर इसमें कज़फ का जिक्र आया, इस जजमेंट में कज़फ का जिक्र है। मैं यही कह रहा हूं कि जो शख्स कलमा पढ़ के झूठ बोल सकता हो, तो आप क्या समझते हैं कि अदालती फैसले की वजह से उससे बोलना शुरू कर देगा? देखिए, फॉल्स एफिडेविट देना, ये रूटीन हम की चीज़ें हैं। फॉल्स एफिडेविट दे देना, फॉल्स अंडरटेकिंग दे देने पे हम सियासतदान नाअहल हो जाते हैं, सारी उम्र इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ओहदे से फारिग कर दी जाते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में हर पाकिस्तानी शहरी को ये बावर होना चाहिए और हर सरकारी महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को इस्तगासे के हर फ़र्द को जो मुकदमा बना रहे हैं कि अगर हमने ये किया तो हमारे लिए भी वही सज़ा जी। बुखारी साहब, आप इससे एग्री करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि अलीम खान साहब पे जो नैब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर वो इल्ज़ामात दुरुस्त साबित नहीं होते तो फिर इल्ज़ामात लगाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, इट्स नॉट अबाउट अलीम खान और एनीबॉडी और मी और किसी और पे। बात यह है कि ये जो फ़ैसला है ये इस्लाम की ऐन रूह के मुताबिक है, आइन की ऐन रूह के मुताबिक है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो हमारे अदालतों के आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा गवाहियाँ बहरहाल फैब्रिकेटेड होती हैं। मगर बात यह है कि ये अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंट इसी तरह हो जाए तो फिर ये बहुत आला फ़ैसला है। और इसको अंडू तो मैं नहीं समझता को कर सकता है। इसका कैसे फ़ैसला जो कुरान की रूह से आया है उसको अंडू किया जा सकता है? बात इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूर है, इम्प्लीमेंट उस तरह हो जाए। और फिर देखें, ये तो बड़ा सीधा सीधी बात है कि जो किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, अगर वो झूठा इल्ज़ाम है तो उसको उसी की सज़ा देनी पड़नी है। दैट इज़ क्वाइट सिंपल, जो इस्लाम की रूह से है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या लग रहा है सईद गनी साहब, ये जो आज जो हुआ नैब के बाहर जो कुछ भी हुआ है, तो ये सिर्फ आपने कोई ट्रेलर दिखाया है या आगे भी चल के कोई? मैं थोड़े दिन पहले बिलावल साहब ने कहा था कि हम जेल भरो तहरीक भी चला सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। लेकिन इसमें देखें, आज मैं समझता हूँ कि शायद ये चीज़ें ना होती
अगर हुकूमत की तरफ से वो रास्ते बंद करना, कारकुनों को रोकना, मुख्तलिफ 5-6 मकामात पर रोके ताकि लोग तोड़ें वो ना पहुँच सकें, ये अगर हरकतें ना करते तो शायद कुछ भी ना होता। और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की हिस्ट्री उठा के देख लें, हम कहीं पर भी इकट्ठे हुए हो, कितना बड़ा मजमा हो, कभी हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, हंगामा नहीं की, पीसफुली खड़े रहते हैं। लेकिन आज पुलिस वालों को तो मारा है ना। नहीं, वो क्यों बाद में हुआ है ना। वो आप और वीडियोस तो देखें, ये तो पता नहीं सरकारी तौर पे क्या दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अखुनज़ादा चट्टान को पुलिस मार रही है। हमारे पास सारी वीडियोस मौजूद है जिसमें पुलिस ने मारा है, पीपल्स पार्टी वालों को भी मार पड़ रही है और पुलिस वालों को भी मारा जा रहा है। वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब क्या कर रहे थे? वो जब हमारे कारकुनों को मारा उन्होंने, जब उनको पकड़ा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कौन है, एक तो रास्ते उन्होंने बंद कर। भाई रास्ते बंद करने का मकसद क्या है? आपने कोई पाबंदी लगा दी थी, कोई नहीं जा सकता। या तो आप कह देते कि जी इस इलाके के अंदर आज इंसानों के जाने पर पाबंदी है, कोई नहीं जा सकता, शायद फिर हम रुक जाते। लेकिन कोई पाबंदी नहीं, आपने रास्ते बंद किए और लोग खाली हाथ थे, नहते थे, कोई डंडे नहीं, कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ वो जाते और खड़े हो जाते ना। नैब के दरवाजे के सामने कारकुन जमा हो गए थे, क्या किया किसी ने? कोई तोड़फोड़ की, कोई हंगामा नहीं की, नारे लगाते रहे, खड़े नैब की बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ पीपल्स पार्टी का झंडा लहरा दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर तो उन्होंने पता नहीं अपने गंद साफ किए थे, सारे धोए थे। वो तो वहाँ एसएसपी को लिटा लिटा के उन्होंने डंडों से मारा था, पीटीवी के अंदर जाके हमला करके तोड़फोड़ की थी। अब पार्लियामेंट पे हमला किया था, ऐवान सदर तक पहुंच गए थे। अब उसके बाद अब इस बात पे अगर पीटीआई वाले एतराज करें कि जनाब पीपल्स पार्टी के लोग ये खारदार तार उठा के अंदर क्यों चले गए या किसी पुलिस वाले को धक्का क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन पीटीआई वालों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जी पीटीआई वालों क्या जवाब देंगे आप? नहीं, वो सईद गनी साहब खुदा जाने किधर चले गए हैं, हमारा भाई है और समझदार भाई है। बात ये है कि ये पीटीआई वाला करे, ये पीपल्स पार्टी वाला करे, ये नून वाला करे, इदारों पे हमला करना कोई ठीक बात नहीं और हमें जिम्मेदार लोगों को रोकना चाहिए। अब सबसे पहले रवायत किसने डाली? आज ये इस बात पे इकट्ठे हो जाते हैं, रवायत किसने डाली? इकट्ठे तो किसी और वजह से हुए हैं। रवायत डाली ये नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके। उसके बाद जो आज नैब पे हुआ ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं थी तो और क्या थी? अर्ज ये है कि अगर उनको आपके करके आपको सरकारी इदारे को बचाना भी है या नहीं बचाना, या खुली छूट दे देनी है कि जो मर्जी जो आके कर ले। बात बड़ी सीधी सी है कि एक इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी का नतीजा क्या निकलता है ना सईद गनी साहब को पता, ना मुझे पता, ना राजा साहब को पता। तो बिला वजह इस बात को ये दीज आर प्रेशर टैक्टिक्स, नथिंग एल्स। अगर आप जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, आप किसी और बात के लिए जदोजहद कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट। अब बेनज़ीर साहबा की जदोजहद को या इस केस की जदोजहद को कैसे मिलाएंगे? ये नहीं मिला सकते। अच्छा, मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूँ जी, अगर डॉक्टर समद पकड़े जाए खैबर पख्तूनख्वा में, वज़ीर आज़म ट्वीट के ज़रिए नैब पे नाराज़गी का इज़हार करें, ये दबाव नहीं है। और उसके बाद चेयरमैन नैब नोटिस भी ले लें इस बात का, और उसके बाद डीजी जो हटा भी दी जाए, ये दबाव के नतीजे में नहीं होगा। नैब पे दबाव कोई डाल, ये दबाव नहीं है। मुझे बताइए कि वज़ीर आज़म के पास और तरीके नहीं है बात करने का, और कोई तरीका नहीं है इज़हार नाराज़गी करने का? नैब ने अपनी प्रेस ट्वीट के जरिए वो बताते हैं कोई है ही नहीं, दखलंदाजी है ही नहीं। अच्छा, नैब का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे देना। नैब ने आज जो प्रेस रिलीज जारी किया है, नैब ने अपनी प्रेस रिलीज के आखिर में कहा है, थोड़ा गुस्से में आज और कोई मसला नहीं, नैब ने अपनी प्रेस रिलीज के आखिर में कहा है, नैब आइन और कानून के मुताबिक अपनी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर यकीन रखता है और किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर कानून के मुताबिक मुल्क से बदअनवानी के खात्मा के लिए अपना काम जारी रखेगा। ये नैब की प्रेस रिलीज है, मैंने कहा उनका भी मौक़िफ़ दे दें। किसी भी इदारे को यही करना चाहिए। अच्छा, किसी भी इदारे को यही करना, ना बेगुनाह को सजा देनी चाहिए और ना गुनहगार को बख्शना चाहिए। आमिर साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह है, जो लोग उस वक्त 2002 में मुशर्रफ साहब के साथ थे, उन्होंने 2008 में के बाद नैब भुगती। जो 2008 में इक़्तिदार में थे उन्होंने 2013 में भुगती। जो 2013 में थे उन्होंने 2018 और आखिरी सालों में अपनी हुकूमत के भुगतना शुरू कर दी। हमने ये और जो अब है इक़्तिदार में, और इनको तैयारी करनी चाहिए। इनको तो वो रगड़ा लगेगा, ये सोच नहीं सकते। इनको तैयारी करके अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए और इनको तैयारी कर लेनी चाहिए कि ये जो नैब का सारा सिलसिला चल रहा है, आने वाले वक्त में ये इमरान खान साहब जो उनकी बात सुन ले क्या कह रहे हैं। मेरी बात राजा साहब, आप धमकियां ना दें, आप बड़े अच्छे खानदान से धमकियां ना दें। मेरे भाई मेरी बात सुनो मोहसिन, मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने मोहसिन, आपका मेरे से बड़ा प्यार का रिश्ता है। मैं ये कहता हूं कि मैं हूं या मोहसिन राजा है जो भतीजा है मेरा, हम दोनों में से भी जो जुर्म करे, जो गुनाह करे वो भी भुगते, मगर जो ना करे वो ना भुगते। वेरी सिंपल। मैं इनकी बात, चले दुनिया को पता चल गया कि आपका बुखारी साहब के साथ बड़े प्यार मेरे का बुजुर्ग रिश्ता हैं, है। मेरे बुजुर्ग हैं, भतीजा है मेरा, काम करता हूं। लेकिन बात यह है कि बात असूली है
कि नैब अदारा ही ये कानून तब बनाया था जब इस मुल्क में एक डिक्टेटर की हुकूमत थी। इस कानून पे कोई बहस नहीं हुई, ये बगैर बहस के मेरे भाई नहीं, ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया था एहतसाब के नाम से। पार्लियामेंट को बैठ बुखारी साहब आपको याद दिला रहे हैं, ये सैफुर रहमान ने बनाया था। बुखारी साहब वो सैफुर रहमान जो मलिक कयूम को फोन करता था कि बेनजीर भुट्टो और जरदारी को सजा दे दो। अहमद साहब जरा याद कराएं इनको। देखिए हमने मिसाके जमहूरियत क्यों किया था, हमने माजी की गलतियों से सबक सीखा ना। हम तो एडमिट कर रहे हैं, जब आप एडमिट करते तो उस पर बहस ही नहीं बनती। हम तो ये मान रहे हैं फिर उसके बाद फिर मेमो गेट हो जाता है ना। उसके बाद फिर भाई आप एडमिट करते हो, बाकी क्या क्या कहते हैं रिपीटेडली। और मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट टेन्योर में भी जो हमने 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब भी हमें नैब के ऊपर इनकी बात माननी चाहिए थी। इन्होंने कहा था सिर्फ उस पे नहीं, सिर्फ उस पे नहीं, आर्टिकल 63 पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन कोड पे भी, और इस पे भी। पिछले टेन्योर में भी फिर ज्यादती क्या हुई? ज्यादती, एक मिनट पीर साहब, ज्यादती सिर्फ ये हो गई कि जब आखिरी लास्ट टेन्योर में फाइनल हो गई थी अमेंडमेंट्स, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने और तहरीक इंसाफ ने देखा कि अब मुस्लिम लीग नून फंस गई है, तो अब हम बैकआउट कर जाते हैं। अच्छा बुखारी साहब, सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। आप ये छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद अपनी बात कर लें। एक नहीं अहमद साहब, एक मिनट, एक सेकंड जी, बस हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। बुखारी साहब, वो कुछ दिन पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऑपोजिशन को एक खत लिखा था कि जी आए नेशनल एक्शन प्लान पे बात करते हैं। उसका जवाबी खत शहबाज शरीफ साहब की तरफ से चला गया है। तो एक दूसरे को खतूत लिखे जा रहे हैं, मुलाकातें कब होंगी? सर बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान पे तो खतूत भी लिखे जाने चाहिए और मुलाकातें भी होनी चाहिए। अब ये फेडरल का मामला है तो ये बेहतर तो वही बता सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करना तो सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने आज शहीद अली साहब को तकलीफ दिया यहाँ पे। नहीं, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द इंटीरियर। अच्छा। लेकिन ये है कि सूबाई हुकूमतें भी बिल्कुल ये कोलैबोरेशन में होना है। और इस पे मेरे ख्याल सारे मुत्तफिक थे, सिर्फ PMLN इसमें जरा ढीली थी, लेकिन मुत्तफिक सारे थे। सईद अली साहब, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द इंटीरियर, तो इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसकी तो आप कह रहे हैं जी बैंड आउटफिट्स के साथ ताल्लुकात हैं, उससे तो आप इस्तीफा मांग रहे हैं, तो उनकी डायरेक्शन पर अमल दरामद करेंगे? नहीं कर रहा हूं, अगर वो वीडियो आपके पास है चला दें आप। नहीं, हम चला चुके हैं, फिर वो लेकिन वो 2018 के इलेक्शन से पहले की चला दें। वो 2018 के इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन साहब वीडियो हर जमात के लोगों की चला दें, उनसे जाके वोट मांगते हुए। ये पिछले साल की बात है, तो ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। हामिद साहब हर जमात के लोगों की वीडियो चला दे जाके वोट मांगते हुए। हाँ वो ये बात, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी ने कराची में अपना जो एक कैंडिडेट था उसको ना सिर्फ नोटिस दिया था बल्कि उसे टिकट भी वापस ले ली थी, पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाल दिया। हमारा सीनियर आदमी था पार्टी का, मिनिस्टर रहा, CC का मेंबर था। अहमद साहब पार्टी से अहमद साहब आप दिल से सारी वीडियोस चला दें, आपको पता है मैं नाम लेने वाला मैं हूं नहीं, वो ये सईद को भी पता है मैं नाम लेने वाला हूं नहीं। हाँ मैं हिस्ट्री में नहीं जाता, वैसे मैं हिस्ट्री में जाएगा तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि एक तंजीम पाकिस्तान में ऐसी भी है जिसने कई नाम बदले हैं, और उस तंजीम के साथ पीपल्स पार्टी की जब पंजाब में हुकूमत बनी थी 1993-94 में, तो पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ उस कालादम तंजीम के साथ इत्तेहाद किया था बल्कि उसके बहुत मशहूर रहनुमाओं को सूबाई मुशीर भी बनाया था और तहरीरी मुआहदा हुआ था उनके साथ। वैसे मुझे तो खैर याद नहीं, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट भी है। मीर साहब 93-94 में आपके मुल्क में वो हालात नहीं थे, ये बात जो 9/11 के बाद की सूरत हाल जो बनी है इस मुल्क के अंदर आकर, उस वक्त हमारे नहीं तो आप जिन 9/11 के बाद की वीडियोस चला दें, जिन साहब का असद उमर साहब के साथ जो तस्वीर चला रहे हैं, तो उनका भी 9/11 के बाद पाकिस्तान में उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से आप कहेंगे वो दहशतगर्द हैं। मीर साहब ये जो सारी जो डिवीज़न है आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर लोगों के जो राय में, वो उस वक्त बनी है जब आपके अपने मुल्क में फ़ौजी जवानों को, जर्नलों को, बच्चों को मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, गिरजाघरों में, मंदिरों में हमले हुए, बेगुनाह लोगों को, बच्चों को मारा गया है। उसके बाद ये APS का वाकया, उसके बाद इशू है कि वो लोग, इस पर तो आप में और शमशान बुखारी में और मोहसिन शाहनवाज रांझा में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इस पे तो आप सब मुत्फिक हैं। हम तीनों में शायद नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग तो अफराद तो ऐसे मौजूद है ना काबीना में। अब वो बिलावल साहब की जो बात है उसको बात मुझे नहीं पता क्यों आप ये इतना हल्का ले रहे हैं कि भाई एक गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हम जो है वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करेंगे और हम ये सारी चीजें करेंगे। चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल, आप ये बताएं कि शेख रशीद अहमद ने कौन सी कालदम तंजीम का ट्रेनिंग कैंप खोला हुआ था, बताएं।
नहीं, लेकिन शेख रशीद जो हैं वो किस हुकूमत में और किस जमात के साथ उन्होंने सारा कुछ नहीं किया। वो और ये आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, मुझे मुझे वो आपकी बात अच्छा, दुरुस्त मुझे है। बताइए। और जब आपकी अभी- पार्टी पिंडी में शेख रशीद के बाई इलेक्शन के दौरान उसको सपोर्ट कर रही थी, मैं आपको ये बातें याद दिला रहा था। लेकिन ये सवाल है बड़ा अहम कि शेख रशीद ने कौन सी बैंड आउटफिट का ट्रेनिंग कैंप खोला है, बताएं। अभी मीर साहब जो एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट उसका तो मैंने काजी खुद हवाला फाइज़ दिया। का, काजी वो फाइज़ तो का, टीएलपी है, काजी वो तहरीके लबैक उसमें- पाकिस्तान है। उसमें भी इनका जिक्र है, वो बिल्कुल है, उसमें भी इनका जिक्र उसका है। तो मैंने ही बताया। अच्छा, है ना। लेकिन फतेह जंग में जो उनका फार्म हाउस है वहां पे शेख रशीद का ने कौन सी बैंड आउटफिट का ट्रेनिंग कैंप खोला हुआ था, इसका जवाब दें। कौन सी बैंड मुझे नाम आउटफिट? तो नहीं पता किस बैंड का, लेकिन ये जिहादी वो जो सब जम्मू होते थे तो- कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थी जो पाकिस्तान में बैंड आउटफिट नहीं है। बस इतना ही मैंने आपको गुजारिश करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, जनाब मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, शमशान बुखारी साहब।